हमारे दादा परदादा 100 साल 120 साल जिया करते थे। तो ऐसा क्या हो गया हम 60 साल में 66 साल में मर रहे हैं। इंसान एक ऐसा जीव है जो बीमार होने पर भी ना ब्रेड ढूंढता है, दूध ढूंढता है, खिचड़ी ढूंढता है। जानवर खाना खाना छोड़ रहा है, जबकि वो जानवर है। इंसान जो सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवान की, वो खाना ढूंढ रहा है। किसी को भी जुकाम, बुखार, खांसी हो तो घबराने नहीं चाहिए। मित्र है, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, ये हमारे भले के लिए आते हैं। मुझे अपनी मदर का भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने अभी कराना है। कराना है, क्या कराना चाहिए? पूरे भारत को मैं एक योग सिखा रहा हूँ। अगर ये योग पूरा भारत कर लेगा 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, आपका कभी दिमाग खराब नहीं हो सकता, आप बुढ़ापे में सठिया नहीं सकते, आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता, आपकी कभी सेक्स पावर कम नहीं हो सकती। भारत में 10 करोड़ लोग बीपी के पेशेंट हैं। मैं एक डाइट चार्ट बता देता हूँ, पूरे भारत की शुगर ठीक हो जाएगी। किसी को दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चाचा ने बोला डॉक्टर साहब चश्मा नहीं लगवाना, अब कोई तरीका बताओ। और मैं 50 साल का हूँ, आज तक तो लगा नहीं। कैंसर के पेशेंट, कैंसर में लोग सर्जरी कराते हैं, इम्यूनोथेरेपी कराते हैं, फिर साइड इफेक्ट से कैंसर दोबारा आ जाता है। लेकिन जैसे हम डाइट ठीक करते हैं, पंचकर्म करते हैं, वही कैंसर का पेशेंट लंबा साल जी जाता है और कैंसर भी दोबारा नहीं आता। जिसके भी बच्चा नहीं हो रहा कई सालों से, आ जाओ 15 दिन हमारे पास रहो और जाके ट्राई करो, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अभी मैं एक बच्चे से मिला, उस बच्चे का पेनिस डेवलप ही नहीं हुआ। अच्छा। अब उसकी माँ ने बताया कि मैं तो पूरे के पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में रोज ही अंडे खाती थी। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट बैठे हैं जिनका हेल्थ से रिलेटेड आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जिनको जब से मैंने देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा शायद ये आदमी राजीव दीक्षित के अगले रूप हैं, या बहुत सारी उपाधियों से इनको सम्मानित करते हैं लोग। तो आज हम देखते हैं इनसे हेल्थ के बारे में क्या क्या डिस्कशन कर पाते हैं। तो वी हैव हियर आचार्य मनीष जी। कैसे हैं मनीष सर आप बताइए। ठीक है, तो आज हम हेल्थ के बारे में आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। जी जरूर। प्लस मैं अपने बारे में बहुत कुछ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ हेल्थ को लेकर के इन दिनों, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में मैंने अपने साथ बहुत जाती करी है शरीर के साथ, तो वो सब भी मैं आपसे समझूंगा। तो आपको इनको इन्वाइट करने का पर्पस मेरा पर्सनल स्वार्थ था कि अपने बारे में मैं डिस्कस करूँ आपसे। आचार्य जी, एक सवाल, आपकी जर्नी कैसे रही और ये आचार्य आप कैसे बने? क्योंकि मैं जो आपको इंटरनेट पे देख रहा हूँ शायद 2-3 सालों से देख रहा हूँ, उसके पहले आप कहाँ थे? सर एक्चुअल में मैं खुद बहुत बीमार रहता था। मेरी बड़ी डार्क स्टोरी है। मैं तो खुद सुसाइड करने चला गया था, इतना बीमार रहता था। ये मेरा दूसरा जन्म है। मतलब जब मैं 21 साल का था 95 में, तो उस टाइम मेरा वजन था 39 किलो। हर 3-4 महीने में जॉन्डिस, निमोनिया, बुखार हो जाता था। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला मेरे पास आ, मैं तेरे को कुछ सेट करता हूँ। और फर्स्ट टाइम मेरा आयुर्वेद से आमना सामना वहाँ हुआ और मेरा जीवन वहीं से बदला। और जब मैं मौसा जी के पास पहुंचा था बाई चांस, उससे कुछ दिन पहले उनको भी हार्ट अटैक पड़ा था। उनको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बताई थी। उन्होंने खुद अपने हार्ट प्रॉब्लम को रिवर्स किया जब मैं वहां रहता था, और मेरे को भी ठीक किया। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं बताऊंगा मेरी पहली सैलरी भी 800 रुपये थी वहां पे। ओके। और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। और आज आपके सामने 125 हॉस्पिटल, क्लिनिक, 350 डॉक्टर, 2300 लोगों की टीम है आज हमारी। लिस्टेड कंपनी है, सब लोगों का प्यार है, लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए हमें दुआएं मिल रही हैं, दुआओं से काम चल रहा है। ओके, तो क्या अभी हम नेटवर्क की बात कर सकते हैं? वो आपकी मर्जी है, लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे, सब मिल जाएगा उनको। ठीक है। तो अभी आप बेसिकली क्या क्या चीजें कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए? अभी हम लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, कुछ क्लिनिक्स चला रहे हैं और कुछ ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं। मींस जो भी दुनिया में लाइलाज बीमारियां हैं, हम बॉडी को सेट करके उनको रिवर्स करना सिखा रहे हैं। जैसे किडनी फेल, लोगों के लिए लाइलाज है कि डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ। लेकिन 50-60% पेशेंट का डायलिसिस हमारे पास जो हमने तरीके अपनाए उससे डायलिसिस बंद हो गया। कम तो बहुतों का ही हुआ। ऐसे लीवर फेल, उसमें भी ट्रांसप्लांट ही बताया जाता है और ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाते हैं। तो हम लोगों के पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल ज़्यादा जिए लीवर फेल के बावजूद। ठीक है। ऐसे कैंसर के पेशेंट, कैंसर में लोग सर्जरी कराते हैं, इम्यूनोथेरेपी कराते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं, रेडियोथेरेपी कराते हैं, फिर साइड इफेक्ट से कैंसर दोबारा आ जाता है। लेकिन जैसे हम डाइट ठीक करते हैं, पंचकर्म करते हैं, वही कैंसर का पेशेंट लंबा साल जी जाता है, कई साल जी जाता है, और कैंसर भी दोबारा नहीं आता कईयों का। तो ओके। ऐसे ही हार्ट प्रॉब्लम, लोग बाईपास सर्जरी कराते हैं, हार्ट की स्टंटिंग कराते हैं, हम लोग वही ब्लॉकेज खोल लेते हैं या नई आर्टरी डेवलप हो जाती हैं। और ये सब हमारे डॉक्टर्स बखूबी कर लेते हैं क्योंकि उनको आहार विज्ञान है। ये सब कुछ पॉसिबल है डाइट से, ठीक है। खाना पीना सेट करके और बॉडी को क्लीन करके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सूत्र बताता हूँ। आयुर्वेद कहता है
सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, मतलब सर्व रोग, कोई भी रोग अगर किसी को है तो कुपित मल को निकाल दो, मतलब बॉडी के टॉक्सिन्स को, वेस्ट को निकाल दो, रोग ठीक हो जाते हैं। कोई भी रोग हो, कोई भी रोग हो, तो सब सारे रोग गंदगी से है, तो हम्म, बॉडी की सफाई कर दो, डिटॉक्स कर दो, तो रोग ठीक हो जाते हैं। तो इसी बेस पे हम किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिजीज, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, सब बीमारियों पे काम कर लेते हैं। आप सोचो हमारे पास कितने ऐसे फीमेल्स हैं जिनको आईवीएफ के बाद भी बच्चा नहीं हुआ, और हमारे यहाँ लगभग 2 महीने के 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद लगभग 60% लोगों को जिनको आईवीएफ फेल हो गए ये क्या उनके होता है बच्चा हुआ। आईवीएफ मतलब जिनके बच्चा नहीं हो पाता, एलोपैथी में एग निकाल के, पुरुष का स्पर्म निकाल के बाहर निषेचित करके फिर वापस यूट्रस में डाल दिया जाता है। एक पद्धति है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर फर्टाइल करके अंदर डालना, लेकिन वो बड़ी पेनफुल है, साइड इफेक्ट से भरी हुई है। मतलब इतने साइड इफेक्ट आते हैं कि फीमेल की चेहरे पे बाल आ जाते हैं, अपर लिप्स आ जाते हैं, ठोडी पे बाल आ जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा हो जाता है, लुकोरिया शुरू हो जाता है, बॉडी से पसीने में स्मेल शुरू हो जाती है, बड़े साइड इफेक्ट आते हैं आईवीएफ के। जबकि आयुर्वेद में गर्भ धारण, नाम ही गर्भ धारण है, इतनी अच्छी टेक्निक है, गर्भ धारण, गर्भ शुद्धि, गर्भ संस्कार और बीज शुद्धि, बाल संस्कार, ये सारे टेक्निक्स हैं, बड़ी आसानी से सारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं आयुर्वेद में। मैं अभी बड़ी जल्दी भारत में एक गर्भ शुद्धि का स्पेशल एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूँ, और वहाँ चैलेंज होगा कि जिसके भी बच्चा नहीं हो रहा कई सालों से, आ जाओ 15 दिन हमारे पास रहो और जाके ट्राई करो, प्रेगनेंसी हो जाएगी। मतलब 100 में से 70 लोगों के प्रेगनेंसी मतलब कंसीव हो जाएगा उनका। ओके, जो हमें विश्वास है। आयुर्वेद पावरफुल है, नेचुरोपैथी पावरफुल है। ओके, एक चीज मुझे समझाइए, एलोपैथ, आयुर्वेद और तीसरा एक और होता है, कौन सा होता है? नेचुरोपैथ, होम्योपैथ। होम्योपैथ, क्या डिफरेंस होता है इन सब में? देखिए, आयुर्वेद का शब्द है आयुर्जमा वेद, संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। जो आयुर्वेद है ना, वो प्रिवेंशन है और क्योर भी है। मींस बीमार होने, आयुर्वेद का श्लोक है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, के स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा पहले ही कर दो, मतलब बीमार होने की वेट मत करो। मतलब आयुर्वेद जीवन जीने का विज्ञान है। ठीक है। जैसे जंगल में कोई भी जानवर बीमार नहीं पड़ता, किसी का भी ऑपरेशन नहीं होता, किसी के भी बच्चा ऑपरेशन से नहीं होता, वजह वो आयुर्वेद अपना रहा है, मींस नेचुरल जीवन। आयुर्वेद मतलब नेचुरल जीवन, एलोपैथ मतलब सारा केमिकल वाला जीवन। सुबह मोमोज, शाम को बर्गर, पिज्जा, ब्रेड, रस, बंद, भुजिया, बिस्किट, नमकीन, सब का सब पैक्ड फूड, डब्बा पैक, प्रिजर्व फूड, डब्बा फूड। अब ब्रेड दुनिया की सबसे खराब वस्तु है, लेकिन लोग बीमारी में भी खा रहे हैं। ओके, कभी भी बीमार होने पर रायता नहीं खाना। हर होटल में, हर हॉस्पिटल में जब लंच मिलता है, थाली आती है और उसमें रायता भी होता है। आयुर्वेद में क्लियर वर्णित था कि जब बीमार पड़ो तो दूध, दही, पनीर नहीं खाना होता। नहीं खाना होता है सर, नहीं, सूंघना भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो जब तबीयत खराब होती है रात को दूध देते हैं। सर गलत है ना। अच्छा, दूध भी फिर गारंटी क्या है? असली है, पैकेट वाला दूध पी रहे हो आप, क्या है गारंटी हो किसका है? मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट में बोला था, गाय हमारी माता है और अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? कोई पूछे तो सही कि भैंस का दूध पीने लायक नहीं है, हमें बीमार करता है। भैंस का दूध पियो, लेकिन शर्त क्या है? कई किलोमीटर रोज चलो, खेतों में काम करो, फावड़े चलाओ, तब भैंस का दूध हजम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, वरना बीमारी बनेगा। ओके। अच्छा मुझे बताओ, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देशों के नाम लो, एक सिंगल व्यक्ति भी भैंस का दूध नहीं पीता वहां पे। वो तो सियाने देश है, विकसित देश है। विकसित देशों को तो अकल ज्यादा है हमसे, वो क्यों नहीं दूध पी रहे भैंस का? वो भारतीय देसी गाय क्यों लेके जा रहे हैं? इजराइल में, पूरी दुनिया में भारतीय देसी गाय पे सबसे पहले रिसर्च हुआ था, और पूरे विश्व में इजरायली जो भारत की देसी गाय, जो उन्होंने नई नस्ल बनाई है, सबसे ज्यादा दूध देती है। मतलब भारत में गाय, मतलब भारतीय गाय होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ अमेरिकन गाय भी है, जर्सी गाय भी है, एचएफ गाय भी है, ऑस्ट्रेलियन गाय भी है। वो सुअर की संकर नस्ल से तैयार हुई है। अच्छा, तो आप बताओ उसका दूध कैसे अमृत हो गया?
देसी गाय का दूध अमृत था। ओके। भारतीय गाय, देसी गाय मतलब भारतीय गाय, उसकी पहचान होती है, उसकी पीठ पे कुबड़ होता है। हम्म। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गाय, एचएफ गाय, अमेरिकन वो गाय सब की प्लेन पीठ होती है। प्लेन होती है, तो वो दूध नहीं पीना होता उसका, भैंस का दूध भी नहीं पीना होता। ओके। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं। आप ना 100 गाय इकट्ठी कर लो, 100 गाय, और उसका एक बछड़ा छोड़ दो उसमें, वो अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। आप 1000 बछड़े इकट्ठे कर लो और एक गाय को छोड़ दो, अपने बच्चे को पहचान लेगी। और आप सिर्फ 10 भैंस के बच्चे इकट्ठे कर लो और भैंस को छोड़ दो, अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी। अच्छा, आप 10 भैंस इकट्ठी कर लो और एक बछड़ा छोड़ दो, अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा। वो बेबुद्धि होती है, उसमें अकल नहीं होती, उसमें भाव नहीं होते, इमोशंस नहीं होती, और हम उसका दूध पी के उम्मीद लगाते हैं कि मेरे अंदर प्यार पैदा होगा, मेरे माँ के प्रति सम्मान पैदा होगा, मेरा दिमाग मोटा नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, अमेरिका, चाइना वर्ल्ड के सबसे बड़े देश हैं, जापान, वो भैंस का दूध क्यों नहीं पीते? जबकि गाढ़ा है, सफेद है, भैंस ज्यादा दूध देती है, फिर भी क्यों नहीं पीते? क्योंकि उनको पता है ये पीने लायक नहीं है। अगर इसको पीना है तो कई किलोमीटर सैर करो, पूरी के पूरे दंड लगाओ, पहलवानी करो, तब वो दूध हजम होगा। मतलब डाइजेस्ट करने की ताकत होनी डाइजेस्ट चाहिए। करने की ताकत तभी है ना जब एक्सरसाइज करो। अब आप दिन भर खाए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, एक्सरसाइज जीरो कर रहे हो, तो वही खाना बीमारी बन गया। तो देसी गाय का दूध, पहली बात तो दूध से अच्छा है दही, उससे भी अच्छा है मक्खन या देसी घी, लेकिन वो देसी गाय का हो। तो मैं तो बोलता हूँ दूध मत पियो, दही खाओ। और दही भी नारियल के दूध का बहुत अच्छा है, बादाम के दूध का, मूंगफली के दूध का, इनका लेना चाहिए। बड़ा आसान है बनाना। कैसे? नारियल लो, उसमें थोड़ा पानी डालो, कद्दूकस करो, उसको बारीक करो, कपड़े से निचोड़ लो, दूध निकल गया। फिर दोबारा एक बार कर लो, 3-4 बार कर लो, ऐसे हर बार निचोड़ते जाओ, दूध निकलता जाएगा। उसको डायरेक्टली हीट मत करो, इनडायरेक्टली गर्म करो, जैसे बर्तन में बर्तन रख के पानी डाल के, तो 10 मिनट गर्म करो। उसके बाद उसमें 4 हरी मिर्चें बीच में से काट के डंडी समेत छोड़ दो, सुबह तक दही जम जाएगी। अगले दिन उसी दही से दही जमाते जाओ, 5-7 दिन बाद इतनी बढ़िया दही जमेगी आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपकी असली दही से भी ज्यादा स्वाद बनेगी और पौष्टिक। अच्छा चलो एक बात बताओ, भारत में बोलते हैं कैल्शियम के लिए दूध पियो, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कहां से मिलेगा? दूध से मिलेगा। दूध शक्ति, ऐसे ही बोला, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, है ना, मुर्गा खाओ ताकत आएगी, ऐसे ही बोलते हैं। मुझे बताओ, हाथी की हड्डियां सबसे मजबूत है। हाँ, मजबूत है। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो उसको कैल्शियम कहां से मिलता है? उसी घास फूस से। आयरन से। आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, B12 कहां से मिल रहा है? पत्तों से ही ना। अच्छा चलो, गैंडे की हड्डियां में मजबूत है, गैंडा क्या खाता है? वही जंगली चीजें, यानी कि यही खाता है, उसको भी वहीं से मिलता है। अच्छा, घोड़ा क्या खाता है? वही घास फूस ही खाता होगा जंगल में। फिर तो जब सबको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन इन पत्तों से मिल रहे हैं, तो फिर हमने क्यों दूध पीना है, अंडे खाने हैं? तो संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, क्योंकि ये खाने लायक नहीं है। और अंडा तो आपको क्या बताऊं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं सवाल। आप पॉडकास्ट मेरा चल रहा है, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं। 2 तरह का अंडा होता है, एक देसी अंडा, एक फार्मी अंडा, दोनों में फर्क बताओ। पता नहीं, मैं वेजिटेरियन बन चुका हूँ। पहले नॉनवेज पहले खाते था, थे? हाँ। अच्छा, देसी अंडा होता क्या है, फार्मी अंडा होता क्या है? आइडिया नहीं दर्शकों मुझे। से पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि देसी अंडा, फार्मी अंडा में फर्क क्या होता है। ठीक है। देसी अंडा मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा होता है। मुर्गा मुर्गी मिलन करते हैं, फिर वो पैदा होता है और उस अंडे से बच्चा होता है। जो फार्मी अंडा है, उस मुर्गी ने पूरे जीवन काल में मुर्गे को देखा भी नहीं होता। अच्छा, उसको मुर्गा चाहिए ही नहीं। अच्छा, हमारी फीमेल में 28 दिन पीरियड्स चलते हैं, 5 दिन बंद होते हैं, चंद्रमा की कला से चलते हैं। मुर्गियों में उल्टा होता है ये, वो 28 दिन अंडे देती है। जो देसी मुर्गी होती है वो साल में 15-18 अंडे देती है, 20 अंडे देती है। ठीक है। यानी कि अपने पीरियड्स के साइकिल के हिसाब से देती है। लेकिन जो फार्मी उनकी डेवलप की है, मुर्गी डेवलप हुई है, वो 1 महीने में 25-30 दिन अंडे देती रहती है। मतलब 25 दिन 26 दिन अंडे देती है, सिर्फ 5-4 दिन उसका रेस्ट होता है। यानी कि वो साल में 300 अंडे दे देती है। तो बेसिकली अंडा क्या है, वो मुर्गी को आर्टिफिशियल पेन्स से चल रही है, वो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट है। मतलब मेंसेस है वो पीरियड्स, जो मुर्गी का अंडा है वो बेसिकली उसके मेंसेस आ गए। अब हम उसके मेंसेस खा रहे हैं, तो क्या हेल्दी डाइट है वो? उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो मुर्गी ने कभी मुर्गा देखा नहीं है। चलो ये मुर्गा अंडे को साइड पे कर देते हैं। आप जब नॉनवेज खाते थे तो मुर्गा खाते थे कि मुर्गी खाते थे? मुर्गा खाते थे। कैसे पता आपको?
ये नहीं पता। मार्केट में जो मिलता है ना वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है, वो बॉयलर होता है, वो सिर्फ मांस के लिए डेवलप होता है। वो अच्छा? बोथ ना वो मुर्गा होता है ना मुर्गी होती है, वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा करते हैं। एक तरह से वो हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी है, उसको खा के हमारे हार्मोन क्या हेल्दी होंगे? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए, ये क्या आपने बताया कि बॉयलर होते हैं? ना वो मुर्गा है हम्म, ना वो मुर्गी है, वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा किया गया है। एक मुर्गे का बच्चा हम्म, 40 दिन में मतलब लगभग 300 ग्राम का होता है, ठीक है। लेकिन वो वाला मुर्गा हम्म, 40 दिन में 1.25 किलो का हो जाता है लगभग, अच्छा, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। वो मतलब सिर्फ मांस के वो लिए डेवलप हुआ और वो ठुस होता है, हम्म, उससे चला भी नहीं जाता। हम्म, मतलब भयंकर, जैसे एक मान लो एक आम आदमी में 700 किलो का आदमी जो हम्म, ऐसे पड़ा हुआ है, हम्म, वो वाला वो मुर्गा होता है। ओके, मुर्गा या मुर्गी जो भी बोल लो हम्म, उसको, या बोथ सेक्स बोल लो उसको आप। अब उसका मांस खा रहे हैं हम। हम्म, जिसने जीवन काल में कभी धूप नहीं देखी, उसको पिंजरों में बंद करके रखा गया, चोंच उसकी आगे से आग लगा दी जाती है ताकि एक दूसरे को चोंच ना मार दे। मांस के लिए उसको हार्मोन दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक एंटीवायरल दिए जा रहे हैं ताकि उसको बीमारी ना लगे। वो उसको ऐसी ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे उसका मांस बढ़ जाए, तो वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके, क्योंकि हम्म, मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है। हम्म, मैं बोलना नहीं चाह रहा वो क्या है, वो हाँ ठीक है। ना वो मेल है ना फीमेल है। हम्म, तो उसको खा के आप सोचते हो आपके बच्चों की सेक्स शक्ति बढ़ेगी, आपके बच्चों की हाइट बढ़ेगी? अरे बीमार होंगे वो। हम्म, ये जो एलजीबीटी समुदाय बढ़ रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी कहां से आ रहे हैं इतने? क्योंकि जब हम डिस्टर्ब चीजें खाएंगे हम्म, तो हमारे हार्मोन भी डिस्टर्ब होंगे। एक माँ के पेट में जब बच्चा है और माँ ने गलत गलत चीजें खाई, तो उसके हार्मोन बिगड़ रहे हैं ना, उसका जीन बिगड़ रहा है ना, उसका डीएनए बिगड़ रहा है ना, तो उसका असर बच्चे पे भी तो आएगा। हम्म, अभी मैं एक बच्चे से मिला 4 दिन पहले, उस बच्चे का पेनिस डेवलप ही नहीं हुआ। अच्छा, अब उसकी माँ ने बताया कि मैं तो पूरे के पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में रोज ही अंडे खाती थी। अब उस बच्चे का पेनिस ही डेवलप नहीं हुआ, बताओ क्या करोगे आप? एक ओके, लड़का 4 साल का आया, हाँ हाँ, उसका पेनिस ही नहीं है। ऐसे एक फीमेल आई 19 साल की, उसके पीरियड्स ही शुरू नहीं हुए। ओ, मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली, उसके मेरे डॉक्टर ने उसकी मम्मी से पूछा, तो वो नॉनवेज की शौकीन है। जब वो बच्चा पेट में था तो खूब अंडे और खूब नॉनवेज खाया उसने। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉनवेज लवर है वो हमें गाली दें, लेकिन मैं ये बोलता हूं भाई, दुनिया का कोई भी जानवर जो जंगल में रहता है, जिसके दांत नुकीले हैं वही नॉनवेज खाता है। हमारे दांत चेक कर लो, नुकीले नहीं है। राइट, और जो भी नॉनवेज खाने वाले जीव हैं, उनकी आंतें छोटी होती हैं, चाहे वो शेर है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है। मतलब क्योंकि बॉडी में नॉनवेज रुकना नहीं चाहिए। हमारी आंतें मुंह से लेके जब खाना बाहर निकलना है, लगभग 30 फुट लंबा रास्ता है ये। इसमें खाना सड़ता है, खाना रुकता है और बीमार करता है। मतलब वो जो पाइप है इंटेस्टाइन। हमारी जो इंटेस्टाइन है लगभग 20 से 22 फुट लंबी है। हमारी बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर यानी कि 5-6 फुट लंबी है। हमारी फूड पाइप लगभग 1-1.5 फुट लंबी है। तो ये सारा रास्ता 30 फुट का है। और उनकी छोटी होती हैं? उनकी तो छोटी होती है ना, सिर्फ मुश्किल से 7 फुट की, 4 फुट की, 6 फुट की। ओके, गाय की लंबी है, भैंस, जितने शाकाहारी जीव हैं सबकी आंतें लंबी होती हैं। गाय की, भैंस की, बकरी की, हमारी, हाथी की, घोड़े की, आपकी ऊंट की, जो शाकाहारी जीव है ना, सबकी आंतें लंबी होती हैं। और क्या होता है और लंबी उनके चोटी से? नाखून नुकीले नहीं होते। ठीक है, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत भी नुकीले होते हैं, उनके नाखून भी फाड़ने के लिए मांस को बने हैं। और फिर जो मांसाहारी जीव होते हैं वो मांस को भून के या पका के नहीं खाते, कच्चा खाते हैं। तुम क्यों फिर लगा रहे हो तड़के लगा के? तो स्वाद तो तड़कों का है। अगर तुम्हारे में दम है तो खाओ ना, कच्चे अंडे खाओ, कच्चा मांस खाओ, और थोड़े दिन बाद इंसान को खाने लग जाएंगे। तो क्योंकि मांस का कोई अपना स्वाद थोड़ी है। थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले, बचपन में जब हम छोटे थे, दिल्ली में एक तंदूर कांड हुआ था। क्या था अपनी वो? बीवी को ही तंदूर में भून दिया था उसने। ऐसा? हाँ, दिल्ली में हो चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे किसी का। नैना सानी हत्याकांड हुआ था एक दिल्ली में। ओके, और क्यों, क्या लॉजिक था इसका? अपनी बीवी से दुखी था, उसको तंदूर में भून दिया उसने, और कुछ ओहो, टुकड़े खा गया उसके वो। खा भी गया? हाँ, ये उस पे है ना। अभी एक पीछे वो जो एक कांड हुआ था, निठारी कांड, वो उसमें भी बच्चे जो, खाता था। उसमें भी वो बच्चों के खून पी जाता था वो। तो कितना कुछ है, ये क्या है? ये विकृत मानसिकता है ना। अच्छा, जो नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज काटते हैं वो हिंसक हो जाते हैं, घर में भी उनके झगड़े ज्यादा होते हैं।
उनके अंदर वो भाव जो है ना, वो हमारे ना रस होते थे, वीर रस, क्रोध रस, हास्य रस। आपको याद है बचपन में हिंदी क्लास में पढ़े हमने रस? हाँ पढ़े हैं सब। तो वो क्रोध रस, वो मतलब हमारी बॉडी में हिंसा वो कहां से आई? जब हम हिंसा करते हैं, हिंसा देखते हैं, तो फिर ऐसे ही होगा ना। कहते भी हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े स्टार्स वीगन बन चुके हैं, वेजिटेरियन बन चुके हैं, विराट कोहली हो, चाहे अक्षय कुमार हो, ऐसे जॉन अब्राहिम हो, ऐसे कितने स्टार्स हैं, शाहिद कपूर, ऐसे सैकड़ों हैं। तो आप भी क्यों नॉनवेज खा रहे हो, पाप के भागी बन रहे हो? वेजिटेरियन खाओ, आपको अंकुरित चाट खाओ, स्प्राउट्स खाओ, आपको बेस्ट न्यूट्रिशन मिलेगा। और पत्ते खाओ। पहले आप याद करो, आपकी उम्र कितनी है? 36। बचपन में ना जब हम छोटे थे, सलाद कटती थी जब घर में, तो मम्मी ने ऊपर मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते भी काट देती थी, हमारे भी घर में। लेकिन आजकल क्या, पत्तों को फेंक दिया जाता है, मूली के पत्ते, शलगम सब फेंक देते हैं कि पेस्टिसाइड लगे हुआ है। ऐसा दिमाग डाल दिया हमारे। अच्छा, बर्गर खा जाएंगे, पिज्जा खा जाएंगे, बर्फी खा जाएंगे, मोमोज खा जाएंगे, साला पत्ते फेंक देंगे। अरे धो लो भाई उसको अच्छी तरह, पत्ते खाओ भाई, मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते, गाजर के पत्ते, साग, ये चीजें खाओ, न्यूट्रिशन है, हड्डियां मजबूत होती है। ये जिम में जाके जो प्रोटीन खाते हो, एक्स्ट्रा कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हो, बाद में हिप जॉइंट घिस जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, वो कौन भुगतेगा? तो मेरा तो एक ही मकसद है कि जिस खाने के लिए हम बने हैं वही खाना खाना चाहिए, नेचुरल। नेचुरल खाना खाने के लिए हम बने हैं, प्रकृति खाना। ये जितना हम अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं। दाल है, दाल, आपने दाल को अंकुरित कर लिया, ठीक है, अगर जमीन में बोओगे उग जाएगी ना? उग जाएगी। लेकिन आपने उसको तड़का लगा दिया, अब उगा के दिखाओ। अब नहीं उग सकता, अब वो डेड फूड है। आप डेड फूड खा के जीवन की उम्मीद लगा रहे हो। आपने जिस भी चीज को आग लगा दी, वो डेड हो गया। उसको उगा के अच्छा, कोई भी चीज को उबाल के, पका के मुझे उगा के दिखा दो, नहीं हो सकता। उसमें लाइम एंजाइम खत्म कर दिया आपने। अब मुझे बताओ उसमें जीवन बचा कहां? और आप उम्मीद लगाते हो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, फिर आप मल्टीविटामिन लेते हो, फूड सप्लीमेंट लेते हो। वही कच्ची चीज को अगर हम जमीन में डाल दें तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, वो सर उगेगी। आप भिंडी को लो, उसके बीज बो दो, भिंडी उगेगा, पेड़ बन जाएगा। टमाटर के बीज लो, टमाटर उग जाएगा। लेकिन आप टमाटर का तड़का लगा दो और उसके बीज वो नहीं उगेंगे। भिंडी को तड़के लगा दो, उगाओ, नहीं उगेंगे। तो सर, जिसको हम कच्चा कहते हैं ना, वो कच्चा नहीं है, वो धरती का पका हुआ है। धरती में कच्चा बोया गया था बीज, धरती ने पकाया, वो भी पका हुआ है। उसको कच्चा कृपया मत कहो, उसको पका हुआ कहो। उल्टा हम लोग जो खा रहे हैं वो डेड फूड खा रहे हैं, वो जीवन नहीं देगा। एक बात बताओ, हमारे दादा परदादा 100 साल 120 साल जिया करते थे, तो ऐसा क्या हो गया हम 60 साल में, 66 साल में, 65 साल में मर रहे हैं? भारत की एवरेज है 66 है, जापान की 84 है, चाइना की 79 है, अमेरिका की 72 है, रशिया की 78 है, इंडोनेशिया की 76 है। भारत की 66 क्यों है? क्योंकि भारतीय गलती करते हैं। भारतीय अपनी पद्धति छोड़कर अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं। टॉयलेट सीट इंग्लिश कर दी, सारा बेड़ा कर दिया, पेट ही साफ नहीं होता, घुटने ऑपरेशन करा रहे हैं। जबकि मैं बोलता हूं सबको, मैंने कई पॉडकास्ट में बोला भी है कि रोज सुबह उठ के उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पीना चाहिए और 5 कड़ी पत्ते चबाने चाहिए। कभी कोई कैल्शियम, फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी। अच्छा, कभी नहीं होगी सर। कड़ी पत्ता क्या है? फुल ऑफ न्यूट्रिशन है ना। एक अदरक का टुकड़ा चबा लो, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। एक हल्दी का टुकड़ा भी चबा लो, कभी कैंसर नहीं होगा। एक हल्दी का टुकड़ा चबा लो रोज सुबह, कभी कैंसर नहीं होगा। एक हल्दी अदरक का टुकड़ा चबा लो रोज, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। चबा के मतलब क्या, खा जाए? चबाना और अंदर निकल जाओ ना, नेचुरल है ना वो तो। उसका रस लेना है। रोज एक की बात कर रहे हैं? हाँ, एक टुकड़ा, और हफ्ता लगातार नहीं खाना। 4 दिन 5 दिन खाओ, 6 दिन खाओ, फिर 1-2 दिन छोड़ दो, क्योंकि बॉडी सम हो जाती है। जो भी चीज हम रोज खाते हैं, बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, उसका असर नहीं होता। तो रोज कभी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। आप याद करो, बचपन में हम पूरा साल गेहूं कभी नहीं खाते थे। कभी गेहूं खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी मक्की खाते थे। अभी पूरा साल गेहूं खाते हैं हम, फिर हम कहते हैं बीमार भी ना पड़े। अस्थमा हो गया, फिर बीपी हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसा अनाज खा रहे हैं जो पूरा साल खाने का नहीं है। तभी कहते हैं सीजनल खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, जो सीजन में मिल रहा हो वो खाओ। अनाज भी अभी हम क्या है, सीजन की सब्जी तो खा लेते हैं, लेकिन गेहूं सेम है हमारा।
हाँ, एक कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, ओके, एक टाइम पे एक अन्न खाना चाहिए, क्योंकि हर अन्न का एक अपना डाइजेशन का टाइम है। तो दो अन्न एक साथ नहीं खाने चाहिए। हम क्या करते हैं, घर में गेस्ट आया, चावल भी बना देंगे, गेहूं भी बना देंगे, रोटी भी बना देंगे, नहीं खाना। एक टाइम पे एक अनाज। ओके। अच्छा, एक अभी 2 पॉडकास्ट मैंने देखे, एक तो आपका पॉडकास्ट देखा था, किसी और का देखा था। उस पॉडकास्ट में किसी ने पूछा एलोपैथिक डॉक्टर से, क्या घास पे चलना मिथ है, कुछ होता है इससे? तो डॉक्टर ने साफ-साफ बोला था ये मिथ है, कुछ नहीं होता है इससे। आपका पॉडकास्ट मैंने देखा था, आपने बताया था किसी के साथ तो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, पैर के नीचे कुछ करेले वगैरह लगा करके, करेला और नीम। और उसका टेस्ट जीभ पर आ गया था। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पैर में रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्या उनकी बात को यहाँ पे कट करना, ऐसा घास पे चलने से कुछ नहीं होता? सर, घास पे चलने से दुनिया का हर जानवर हम्म। कभी हॉस्पिटल नहीं जाता। वो घास पे चलने की वजह से ही हो रहा है, मिट्टी पे चलने की वजह से ही हो रहा है। दुनिया का कोई जानवर का नाम बताओ जो जूते चप्पल पहनता हो, कोई नहीं, और कोई जानवर का नाम बताओ जिसका बच्चा ऑपरेशन से होता हो, कोई नहीं। हॉस्पिटल जाता हो। फिर सब नंगे पांव चलने से ही हो रहा है सर। क्या लॉजिक है इसका? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा खाने से, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। हम्म, इलेक्ट्रॉन्स लेने का एक ही सोर्स है, धरती। ओके। तो जब आप नंगे पांव घास पे घूमोगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको बाइंड कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। मेरी बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी? इलेक्ट्रॉन से आएगी। मैं आपको मेरा एक किस्सा बता देता हूं। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, 7th क्लास में। तो मेरी आईसाइट वीक हो गई। मेरे को मम्मी ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाम भी याद है मुझे, सहारनपुर में, जनकपुर में, पुरी में रहते थे, SK त्यागी नाम था, मुझे नाम भी याद है। जनकपुरी में, हम किशनपुरा में रहते थे, सहारनपुर का हूं मैं। तो वहां गई मम्मी, 30 रुपए फीस लगती थी उस टाइम पे। उन्होंने मेरी आईसाइट चेक करी और मेरा चश्मा लगा दिया। मैं घर पे आके चश्मा लगा के घूम रहा था। मेरे चाचा जी साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बोला, इधर आ, क्या कर रहा है? बोले, चश्मा उतार, मेरे साथ डॉक्टर है तो कल दोबारा चलियो। वहां से कर मेरे दिमाग भी डेवलप हुआ, बताता हूँ कैसे। डॉक्टर साहब के पास दोबारा गए, फीस दोबारा नहीं लगी क्योंकि 1 हफ्ते की फीस होती थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला, मेरे चाचा ने बोला, डॉक्टर साहब चश्मा नहीं लगवाना, अब कोई तरीका बताओ। ओके। डॉक्टर ने बोला 5 बादाम, ये एलोपैथी डॉक्टर है, एलोपैथी जो आंखों का डॉक्टर होता है। 5 बादाम और 5 भूरी मिर्चें, जिसको सफेद मिर्चें भी बोलते हैं, इनको भिगो के रख दो रात को, और सुबह उठ के चबा चबा के खा लो, और नंगे पांव घास पे घूम लो, चश्मा नहीं लगेगा। ये डॉक्टर के शब्द हैं। और मैं 50 साल का हूं आज तक तो लगा नहीं। उसी घास ने बचा रखा है मुझे तो आज तक। और वही बादाम और बादाम और सफेद भूरी मिर्चें, जो सफेद मिर्चें हैं, मैंने मुश्किल से 12-15 दिन खाई थी उस टाइम, उसके बाद आज तक नहीं खाई। वैसे बादाम खा लेता हूँ कभी कभी खा लेता हूँ, रोज नहीं खाता रूटीन में। और नंगे पांव घास पे घूमता हूँ रोज। मेरे घर में आगे पीछे लॉन है, तो मैं रोज अपना अखबार पढ़ता हूँ, या अपने जो काम करता हूँ, सुबह गर्म पानी पीता हूँ, या 8 की वॉक में घूमता हूँ। तो सब नंगे पांव घूमता हूँ मैं, आज तक तो चश्मा लगा नहीं। ओके। जबकि मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, 10 साल के, 5 साल के, सबको चश्मे चश्मा लगे लगे हुए हुए हैं, डायबिटीज है। तो एक बात बताओ, अगर एलोपैथी डॉक्टर का ही नुस्खा था ये, कि भैया, तो अगर बादाम और भूरी मिर्चें काम, मैं सबको बोलना चाहूंगा जिनको भी चश्मा लगा हुआ है, 5 बादाम 5 भूरी मिर्चें रात को भिगो के रखो, सुबह उठ के चबा चबा के खाओ, और नंगे पांव घास पे घूमो, और रोज सुबह उठते ही अपनी लार आंखों में डालो, और उसके बाद हाथ रगड़ के गर्म करके आंखों पे लगा के आंखें खोलो। बहुत सारे लोगों का चश्मा उतर जाएगा। ये लार वाली बात दोबारा बताइएगा कैसे? ये लार है ना, मुंह में जो लार है, हाँ। स्लाइवा, हाँ। ये टाइनिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये पेप्सिन, हमारे मुंह के रसायनों के नाम है ये हमारी दवाई है, हमारा अमृत है ये रोज सुबह जो लार है आंखों में डालनी है। कैसे? अपने हाथ पे लेके, हाँ। लार लेके आंखों पे डाल के अपना अच्छी तरह हाथ रगड़ने हैं। मैं एक्सरसाइज सिखा दूं पूरी? हाँ, बिल्कुल। लार मतलब थूक की ही बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है। थूक तो निकल गया, थूक अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। अच्छा, लार तो है वो saliva, थूकी। हाँ है वो थूकी। हाँ, वो तो एक ही चीज है। ठीक है। रात को ब्रश करके सो, हम्म। और अपना सुबह उठ के लार लेके पहले आंखों में डाल लो, उसके बाद हाथ रगड़ो, इतने रगड़ो गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाए आंखों पे लगाओ, 10-20 सेकंड रोक के रखो, फिर आंखें खोल दो। ठीक है। फिर ये 3 उंगलियां ऐसे रखो, 7 बार ऐसे घुमाओ, 7 बार उल्टा घुमाओ, 25-30 बार ऐसे करो, और 25-30 बार ऐसे करो। फिर अच्छी तरह रगड़ो, गरम करो, जब गरम हो जाए आंखों पे लगाओ, और 10 सेकंड बाद आंखें खोल दो। 90% लोगों का चश्मा उतर सकता है 15 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। कम से कम 10-15 वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो लोगों ने बनाई है
कि उन्होंने मेरी ये प्रक्रिया देखी थी किसी पॉडकास्ट पे, किसी चैनल पे, और उन्होंने खुद किया और उनके चश्मे उतरे। और वो मेरे कोई पेड कैरेक्टर्स नहीं है, वो आप जैसे भाई लोग ही हैं। वो उसमें एक तो न्यूज एंकर ने बड़ी एक अच्छी वीडियो बनाई कि मैंने ऐसे एक वीडियो देखी और मेरा चश्मा उतर गया। अपने बेटे के बारे में भी बता रही हैं, वो वही वीडियो है? एक न्यूज एंकर का तो देखा, एक न्यूज एंकर है जिसने मेरा नाम लिया बकायदा, कि मैंने उनकी वीडियो देखी थी और मेरा चश्मा उतर गया। और वो बता रही है मैं अपने बेटे के साथ भी, छोटा बेटा है, रोज करती हूँ। यस वही, वो न्यूज एंकर है वही। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत सारी बीमारियां लाइलाज कहा जाता है। डायबिटीज लाइलाज है, कैंसर तो आपने खुद ही बता दिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। क्या सच में लाइलाज होती है बीमारियां? सर मैं एक चीज पूछता हूं, एक डायबिटीज की बात कर लेते हैं, बहुत कॉमन है। मैं पहले तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कभी कोई जानवर पाला आज तक? नहीं। कभी आपके किसी जानने वाले ने, वाइफ ने, फैमिली में किसी ने जानवर पाला है? हाँ। जब वो बीमार पड़ता है क्या करता है? क्या करता है आइडिया नहीं मुझे। सुस्त हो जाता है वो। सुस्त हो जाता है, फिर क्या करता है? वो खाना खाना छोड़ देता है। हाँ, खाना पीना आराम से रेस्ट करता है, धूप सेकता है। आप उसका के बटर चिकन रख दो, तंदूरी चिकन रख दो, नहीं खाता। इंसान एक ऐसा जीव है जो बीमार होने पर भी ना ब्रेड ढूंढता है, दूध ढूंढता है, पीली दाल ढूंढता है, खिचड़ी ढूंढता है, दही ढूंढता है। जानवर खाना खाना छोड़ रहा है, जबकि वो जानवर है। इंसान जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीव है, सर्वश्रेष्ठ रचना है भगवान की, वो खाना ढूंढ रहा है। एक्चुअल में आयुर्वेद में कंसेप्ट है लंघन परम औषधम, उपवास ही परम औषधि है। ओके। जब भी कभी आपको पहली बार डायबिटीज हुई, एग्जाम्पल, आपने क्या किया? आप गए डॉक्टर के पास, आपको जरूरत ही नहीं थी, आप उसी टाइम अपना खाना ठीक कर देते, 2-4 दिन में बॉडी खुद हरा देती है उसको। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला? आप गोली खाओ। कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। आपको बीपी हो गया, डॉक्टर साहब गोली खाओ। कब तक खाओ जी? जिंदगी भर खाओ। आपको थायराइड हुआ, गोली खाओ। कब तक खानी है जी? जिंदगी भर खानी है। तो वो धंधा है, इलाज थोड़ी है। अगर आप गूगल पे एलोपैथी का मतलब डालो कि एलोपैथी का मतलब क्या है, हैनीमन के अनुसार, हैनीमन जो होम्योपैथी के जनक थे, उनके अनुसार इसका मतलब है इलाज के अलावा सब कुछ। इलाज के अलावा सब कुछ मतलब इलाज नहीं करती, बाकी सब कुछ करती है। ओके। इलाज कहां हुआ? बीपी की गोली जिंदगी भर, शुगर की गोली जिंदगी भर, थायराइड की गोली जिंदगी भर, एसिडिटी की जिंदगी भर। कोई एक चीज बताओ तो जिसकी छूटती हो गोली? नहीं छूटती। दुनिया की सबसे खराब गोली बुखार की गोली है। दुनिया की सबसे सेकंड नंबर की खराब गोली दर्दों की गोली है। दर्द, मैं आपको कितने पेशेंट के नंबर दे सकता हूं जिसको पेन हुआ, 20-25 दिन पेन किलर खाया, किडनी फेल हो गई। जिन्होंने बुखार हुआ, बुखार की दवाई खाई, लीवर फेल हो गया, हेपेटोटॉक्सिक होती है। तो अगर आप गूगल पे सर्च मारो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, और पर चैलेंज पे 1 लाख रुपए दूंगा। कोई दुनिया की एक गोली का नाम बताओ जिससे कोई एक बीमारी ठीक होती हो। पर नाम बताने का 1 लाख रुपया, लेकिन वो मुझे पेपर पे चाहिए। एक सिंगल भी नहीं मिलेगी। बीमारी ठीक तो होती नहीं, बस जिंदा रखते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और साइड इफेक्ट देते हैं। जबकि आयुर्वेद बीमारी की जड़ पे काम करता है। लेकिन मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन का टाइम है। जो एलोपैथी का अच्छा है वो अपना लो, जो आयुर्वेद का अच्छा है वो अपना लो, सब कुछ मिक्स कर दो, अपना इंटीग्रेशन कर दो। हमारे जो हॉस्पिटल का नाम है हिम्स, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। हमारे यहाँ होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, एक साथ काम करते हैं। लेकिन मकसद पेशेंट ठीक होना चाहिए, बिजनेस नहीं करते, मैनेजमेंट नहीं करना, बीमारी ठीक होना चाहिए। लेकिन एलोपैथी वालों को यह करना चाहिए कि सुनिए, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, आप आयुर्वेद में ट्राई कर लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं? कहीं मत चले जाना, इसका धरती पे कोई इलाज नहीं है। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो क्या बोलते हैं? इसका रास्ता ही नहीं होता, ये निकल ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको सैकड़ों लोगों के नंबर दूं जिनके गॉल ब्लैडर स्टोन था, आयुर्वेद की दवाई से निकल गए, सिर्फ दवाई से। ओके, तो फिर वो कैसे निकल गए? तो तुम ये बोलो एलोपैथी में नहीं निकल सकते, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में ट्राई कर लो। अगर नहीं निकलते, कोई तकलीफ देता है तो हम काट देंगे। लेकिन वो तो गॉल ब्लैडर में स्टोन, गॉल ब्लैडर काट दो, यूट्रस में रसौली, यूट्रस काट दो, आपका घुटना चेंज कर दो, रीढ़ की हड्डी चेंज कर दो, अब आपका लीवर चेंज कर दो, आपका किडनी चेंज कर दो, आपका हार्ट चेंज कर दो, ठीक सब तो कुछ ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक तो कुछ हुआ नहीं ना। अच्छा, फिर चेंज करने के बाद इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां खाओ। हाँ, आप फंसते चले आते हो उस जंगल में।
अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, इंसान ना जल्दी से मरता नहीं। दोनों हाथ काट दो मर जाएगा? नहीं। नाक, नहीं। आंखें निकाल दो, नहीं। जीभ काट दो, दोनों कान काट दो, नहीं मरेगा। अच्छा एक किडनी निकाल दो, नहीं मरेगा। एक फेफड़ा निकाल दो, नहीं। दोनों पैर काट दो, लिंग भी काट दो, नहीं गुदा मरेगा। द्वार भी बंद कर दो, मरता नहीं ना? नहीं। मरता कब है? सांस से जब जब चलने उसकी आई होती है या वो गलत डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाता है। में। ओके। अदरवाइज इंसान भगवान का बनाया हुआ है, शक्तिशाली जीव है, जब उसकी मौत आती है अपने आप मरता है। लेकिन दवाइयां केमिकल के साइड इफेक्ट से जल्दी मरता है। आप एक काम करो, सबको बोल रहा हूं, 25 मई 2020 को लैंसेट का एक जर्नल छपा था, गूगल पे पड़ा हुआ है, चेक कर लो, लैंसेट का जर्नल 25 मई 2020 को, कि दुनिया में जब जब कॉम्बिनेशन की ड्रग्स दी गई हैं और किसी को भी 4 गोलियां दवाइयां एक साथ दी जाती हैं तो 6 में से 1 की मौत होती है। ओके। और जब 6 दवाइयां एक साथ दी जाती हैं तो 4 में से 1 की मौत होती है। और कोरोना में क्या हुआ था, लोगों को हॉस्पिटलों में 6 दवाइयां एक साथ दी गई ना, राइट। HCQ, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, किसी को कुछ, किसी को कॉम्बिनेशंस दिए गए, मर गए। साथ में रेमडेसिविर, और मरे कितने लोग मरे। तो भाई मैं बोलता हूं, सिंपल सा सर्दी जुकाम, मैं आज आपके चैनल पे बता देता हूं, किसी को भी जुकाम बुखार खांसी हो तो घबराने नहीं चाहिए, मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र है, ये हमारे भले के लिए आते हैं। कैसे? जैसे आपके दाने हो गए, फुंसियां हो गई, तो भगवान को थैंक यू बोलो, आपका कैंसर बच गया, बॉडी ने अपना गंद निकाल दिया, बॉडी की शुद्धि हो गई, टॉक्सिन्स निकल गए ना बॉडी के। वरना वही टॉक्सिन ना ट्यूमर बनते, रसौली बनती, कैंसर होता, गांठ बनती, सिस्ट बनता, किडनी पे सिस्ट बनता, कहीं और बनता, लीवर पे बनता, फोड़े बनते, लेकिन वो बॉडी ने निकाल दिया। तो बॉडी इंटेलिजेंट है। तो जुकाम बुखार वगैरह होना अच्छा है? ये मित्र है, ये भला निकल है, रहा है हमारा टॉक्सिन्स। बॉडी गंद निकाल रही है। बुखार चढ़ता है, बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया। बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ा रही है? बॉडी 2 कारण से टेम्परेचर बढ़ाती है। एक तो अपने अंदर के गंदे पित्त को, टॉक्सिन को फूकने के लिए, जो मैंने बोला था, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मतलब बॉडी भी अपने कुपित मल को खुद फूकती है टेम्परेचर बढ़ाकर। फूक दिया ना गंदे मल को, टॉक्सिन को। ओके। एक दूसरा कोई बैक्टीरिया वायरस आया, पैथोजन आया, तो बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया उसको मारने के लिए या उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए। ओके। तो बॉडी ने दोनों कारणों में आपका भला सोचा, लेकिन आपने गोली खा के बुखार उतार दिया, तो बॉडी की इंटेलिजेंस तो खराब कर दी ना आपने। बॉडी को अपना काम करने का समय नहीं मिला। हाँ, तो अब क्या होगा, बड़ी बीमारी आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इससे आप भी और दर्शक अच्छी तरह समझेंगे। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। आप शादी में गए, 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 9:45 चाउमीन, 9:15 मंचूरियन, 9:30 रोटियां, 9:45 बटर नान, 10 बजे एक आइसक्रीम, 10:15 एक कॉफी, फिर एक तीले वाली कुल्फी, फिर एक कॉफी, फिर एक दूध का गिलास, फिर मिठाई का टुकड़ा, फिर थोड़े से फ्रूट, फिर पान। ऐसे ही करते हैं शादियों में। खूब खा लिया यहां तक आपने। अब आप घर आके सो गए, सुबह उठ के 6 बजे आपको पोटिया लग गई। आप गए 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास, बड़ा डॉक्टर, ज्यादा डिग्री वाला। क्या बोलेगा? क्या हो गया आपको? लूज मोशन, इन्फेक्शन, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, यही बोलेगा। गोली ले लो या कोई इंजेक्शन लगवा लो या कोई रोक लो इसको। हीरे मोती निकल रहे थे क्या? रोकना क्यों था पहले बताओ। अच्छा चलो, उसी टाइम आप चले गए 100 करोड़ आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। वो क्या बोलेगा? सर रात को खूब उल्टा सीधा खाया है, बॉडी गंद निकाल रही है, निकलने दो। एक ही सिचुएशन थी, एक ने बोला फूड पॉइजनिंग, डायरिया, लूज मोशन, इन्फेक्शन, एक ने बोला बॉडी सियानी है, जो कर रही है इसको करने दो। डॉक्टर कौन सा अच्छा है? जो कह रहा है जो कर रही है करने दो। लेकिन हम जाते किसके पास है? जो रोक देता है। फिर तो देश कहां जा रहा है? ओके। तो मैनेजमेंट इस पूरे देश में, बीमारियों का मैनेजमेंट आयुर्वेद के पास होना चाहिए और इमरजेंसी का मैनेजमेंट एलोपैथी के पास होना चाहिए। तो आपके हिसाब से बुखार में फिर करना क्या चाहिए? एक बाल्टी लो, एक बड़ी बाल्टी लो, उसमें गरम गरम पानी भरो, 40 डिग्री 42 डिग्री, इतने पाँव डुबो के, उसमें पाँव डुबो के बैठ जाओ ऐसी कुर्सी पे, और गरम गरम पानी साथ में सिप सिप करके पियो। जैसी पानी ठंडा होने लगे निकालते जाओ, 2 डिब्बे डालते जाओ। इसको बोलते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन।
ऐसा लगभग 30, 40, 50 मिनट, 1 घंटे तक करो। 100 में से 80 लोगों का बुखार या 85 लोगों का बुखार 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, ओके। बिना गोली खाए। हमने क्या किया, बॉडी को टेम्परेचर दिया, बॉडी ने आधा डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ाया, और एकदम पसीना आएगा, आपका बुखार उतर जाएगा। अब लोगों को डर क्या होता है कि मेरे पहले 104 डिग्री है, सिर पे चढ़ गया तो। ऐसी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। लोग गलती क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कभी भी बुखार हो, खाना नहीं खाना, फ्रूट खाओ, सैलड खाओ, नारियल पानी पियो, अन्न नहीं जूस पियो, अन्न, चावल, दूध की बनी चीजें मत लो। ये जो 104 चढ़ता है, 103 चढ़ता है, 106 होता है, ये आपके खाने की वजह से होता है, क्योंकि बॉडी अपने आप फाइट कर रही है। आपने खाना खाया, अब बॉडी खाना जम करे कि तुम्हारी फाइटिंग करे, एक काम ही करेगी ना बॉडी एक टाइम पे। जैसे लोग पॉटी करने गए, टॉयलेट गए, एक मैगजीन लेके चले गए, अब आपका दिमाग कहाँ है, किताब पढ़ने में। अब बॉडी पेट पूरा साफ करेगी क्या? नहीं। तो कुछ ना कुछ गंद रख लेगी, बाद में बवासीर, फिशर फिस्टूला होएगा। कभी भी अंग्रेजी टॉयलेट सीट पे पेट साफ नहीं होता, और खड़े होकर पेशाब करने से ब्लैडर खाली नहीं होता। ये भारत में बहुत बड़ी गलती है। मैं सबको बोलना चाहूंगा, नीचे बैठ के पेशाब किया करो। आप अपने दादाजी परदादाजी कोई हैं अगर, सब बैठ के करते थे, तो फिर उनका ब्लैडर खाली होता था, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना प्रोस्टेट कैंसर होता था। आज की डेट में सब खड़े होकर पेशाब करते हैं, ब्लैडर खाली नहीं होता, सबको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, सबको सेक्स वीकनेस आ गई, सबको सबकी धार भी वहीं गिर जाती है। लोगों ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब मेरी धार ना मेरे पैर पे गिर जाती है, मतलब आगे ही नहीं जाती, मतलब पेशाब की धार में भी जान नहीं रही। तो हम गांव में आज भी देखते हैं जो पुराने लोग हैं वो बैठ के ही करते हैं। तो सर उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनको खड़े होकर करने वाला है constipation किधर से फिर? हाँ जी, कहाँ से शुरुआत हुई है? सब अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों ने हमारे देश में सारा बेड़ा गर्क कर दिया, और हमारे देश में जो अंग्रेजियत को मानने वाले लोग हैं ना, ये सारी उनकी फैलाई हुई चालें हैं कि हिंदुस्तान बीमार बने और किसी का बिजनेस चले। ये बिजनेस है। अगर आपका ब्लैडर खराब होगा तो किसी को तो फायदा हो रहा है, किसी को धंधा मिलेगा। अच्छा, जो शुगर की गोली बनाने वाली कंपनी है या बीपी की गोली बनाने वाली कंपनी है, वो हर साल क्या चाहती है, मेरे पेशेंट बढ़े। वो चाहेगी मेरे पेशेंट घट जाए? कभी नहीं। तो वो तो चाहेंगे लोग बीमार पड़े हमारी। वो तो चाहते हैं फूड इंडस्ट्री प्रमोट हो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, नॉनवेज भी खाओ। अच्छा एक बात बताओ, जो नॉनवेज है वो जिंदा मुर्गे का है, मरे हुए मुर्गे का है? मरे का है। हमारे घर में मरे हुए को 4 घंटे बाद तो तुम शमशान में जला देते हो कि इसकी बॉडी में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, हाँ। इसकी बॉडी में कुछ जीव पैदा हो जाते हैं। साला मुर्गे में नहीं पैदा हो रहे? नहीं, हमने ना उसको पका दिया, पकने के बाद उसमें कई और तरह के पैदा हो जाते हैं। वो कौन मतलब जो नॉनवेज लवर्स जो कहता है ना आई लव फिश, तो आप गलती से मत समझना वो फिश को प्यार करता है। वो आई लव फिश, आई लव चिकन, वो मतलब कोई एनिमल लवर नहीं है, वो एनिमल किलर है। राइट। मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा, जिनकी भी शुगर हाई रहती है, आप सब एक एक्सपेरिमेंट करो। एक बड़ी परात लो जिसमें आटा गूंथते थे, उसमें करेला, नीम को बराबर और मात्रा में चॉप चॉप कर लो, चटनी बना लो उसकी, और उसमें खड़े होके पैरों से ऐसे ऐसे करो, करेला और नीम को बराबर मात्रा में। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में आपकी जीभ पे स्वाद आ जाएगा करेले और नीम का। तो सोचो, जीभ पे स्वाद आया, खाया नहीं है, तो यानी कि मेरी बॉडी की सारी नसें, सारी मसल्स ब्लड से ट्रेवल करके वो नीम और करेले का असर जीभ तक पहुंचा है। तो सोचो मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो गया। राइट। आधे घंटे बाद शुगर चेक कर लेना, कम हो जाएगा। अगर आपकी शुगर 500 थी तो 400 मिलेगी, 400 थी 200 मिलेगी। ओके, शुगर डाउन हो गई। तो क्या ये रेगुलर करना ठीक है? सर 15, 20, 25 दिन करके डाइट ठीक करके शुगर रिवर्स हो जाती है। मैं एक डाइट चार्ट बता देता हूं, पूरे भारत की शुगर ठीक हो जाएगी अगर अपनाएंगे लोग। तो भारत में 10 करोड़ लोग बीपी के पेशेंट हैं, 10 करोड़ लोग ही शुगर के पेशेंट हैं। मैं एक डाइट चार्ट बता रहा हूं, अगर ये पूरा भारत अपना ले तो सबकी शुगर रिवर्स हो सकती है, किसी को दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है? रोज सुबह उठ के खाली पेट, बिना कुल्ला, पहले तो मैं बताता हूं, जब भी सोएं रात को तो बाईं करवट सोएं, ओके, लेफ्ट साइड सोएं जब भी लेटना है, और सिर जो है ये पूर्व या दक्षिण में रखना है। हमेशा सिर जो है सोते टाइम पूर्व में या दक्षिण में रखना है, और लेटना बाई करवट है। जब सुबह नींद खुले तो बॉडी को हिलाएं पहले,
मतलब क्योंकि बॉडी में 5 लीटर खून है ना, हम्म। तो घुटनों में भी नहीं है, एड़ी में भी नहीं है, पेट में है, तो पहले बॉडी में घूम जाए वो, ताकि हमें हार्ट अटैक ना पड़े, घुटनों पे प्रेशर ना पड़े, ठीक है। और कभी हमें ब्रेन स्ट्रोक ना पड़ जाए। सुबह सुबह हार्ट अटैक पड़ता है कई लोगों को, तो सुबह सुबह पहले बॉडी को हिलाएं, दाई करवट लेके उठ के बैठ जाएं, ठीक है। पहले वो लार वाली एक्सरसाइज कर लें, आंखें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद क्या करें, चेक करें मेरी कौन सी सांस चल रही है, एक टाइम पे एक चल रही होगी, जोन सी सांस चल रही है वो वाला पांव जमीन पे रखें। अच्छा, ये काम हो गया। अब नीचे उकड़ू बैठ के, इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के, इतना बड़ा टुकड़ा अदरक, इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी और गरम गरम पानी पिए, चबाए और गरम गरम पानी पिए, और 5 या 10 कड़ी पत्ते खाएं, एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में। ये सुबह सुबह हो गया। अब आ जाओ नाश्ते में, लंच में, डिनर में, जो आप रूटीन में खाते हो उसका नाम रख दो प्लेट 2। ओके, जैसे आप खाते हो नाश्ते में, इसका नाम आज से क्या है, प्लेट 2। ठीक है। लंच में जो खाते हो उसका नाम है प्लेट 2, डिनर में भी खाते हो उसका नाम है प्लेट 2। उससे पहले एक प्लेट 1 ऐड कर लो। नाश्ते में प्लेट 1 क्या होगी, वजन गुणा 10 ग्राम। वजन गुना 10 ग्राम, जैसे वजन है आपका 70 किलो, तो 700 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। अगर आप 50 के हो तो 500 ग्राम खाने हैं, 3 4 5 तरह के, सीजन के। पहले खा लो, देन प्लेट 2 खानी है, उसी टाइम, गैप नहीं होना चाहिए। लंच में वजन गुणा 5 ग्राम फॉर्मूला है। इसमें सैलड खानी है, पत्ते और सैलड, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते, कोई भी पत्ते, पान का पत्ता, बरगद का पत्ता, अमरूद का पत्ता, जो भी खाए जा सकते हैं, पीपल का पत्ता, नहीं तो जूस बना के पी लो उसका, ठीक है। तो ये पहले खाने हैं, फिर लंच करना है। और डिनर में भी वजन गुणा 5 का फॉर्मूला, सैलड या फ्रूट पहले खाना है, ऊपर से सेकंड प्लेट खाना खाना है। जिसको शुगर की गोली चलती है या इंसुलिन चलती है, वो थोड़े दिन के लिए शाम वाली प्लेट 2 को काटा मार दे, सिर्फ प्लेट 1 ले ले शाम को, ठीक है। सिर्फ प्लेट 1, या दोपहर वाली को काटा मार दे, सुबह खा ले सीधा शाम को। मतलब प्लेट 2 2 ही बार खानी है जिसको शुगर है, ठीक है। अगर तीनों टाइम करोगे तो प्लेट कभी शुगर होगी नहीं, ओके, मतलब होगी नहीं, जिसको नहीं है होगी नहीं कभी। तो ऐसा आप लगातार जब करोगे, और एक परहेज है कि जो भी चीज जानवर से आती है उसको छोड़ दो, और जो भी चीज फैक्ट्री से आती है वो छोड़ दो। मतलब डब्बा पैक वाले, डब्बा पैक, पैकेट में आ रही है, रस, बंद, भुजिया, नमकीन, बिस्किट विस्किट, ये सब छोड़ दो। दूध दही जो आ रहा है वो सब भी? सब जो पैकेट में आ रहा है सब छोड़ दो, ठीक है। दूध तो मैंने बोल दिया ना, जो जानवर से आती है सब छोड़ दो। आपको 3 से 4 दिन में शुगर की दवाई कम करनी पड़ जाएगी या छोड़नी पड़ जाएगी, वरना आप हाइपोस्टेट में चले जाओगे, मतलब शुगर डाउन होनी शुरू हो जाएगी आपकी, अगर आपने कम नहीं करी तो। अब पूरा भारत शुगर रिवर्स कर सकता है बिना किसी दवाई के, सिर्फ खाना पीना ठीक करके। पूरा भारत बीपी रिवर्स कर सकता है खाना पीना ठीक करके। सिर्फ 10-20% लोग होंगे जिनको दवाई की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज। और वो भी मैं कहता हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ ना, उससे थोड़े दिन आयुर्वेद की दवाई खा लो, वो परमानेंट नहीं होती। आयुर्वेद की दवाई कुछ दिन चलती है फिर बंद हो जाती है, और मैं बोल रहा हूं उसके बाद जरूरत पड़े तो फिर एलोपैथी खा लो। मैं तो सब पत्तियों को साथ लेने की बात कर रहा हूं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, सब भारत की एलोपैथी, सबको एक कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अगर भारत का भला करना है, 80% पेशेंट कम हो जाएंगे अगर सारी पत्तियां एक हो जाएंगी, सारे डॉक्टर एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। और एक और बात, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ। आज जितने भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस था, पहले वो सिर्फ एलोपैथी में चलता था, अभी आयुर्वेद में भी चलता है। हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, हमारे 34 हॉस्पिटल हैं, सब जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस से लोगों का कैशलेस या रिम्बर्समेंट से इलाज होता है। आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं जो 5 स्टार होटल में होती हैं। ओके, नाश्ता, लंच, डिनर सब मिलता है, और बढ़िया बढ़िया हमारे यहाँ कुक्स हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, और डिशेस मिलती हैं, पंचकर्म होता है। एक आयुर्वेद का सूत्र है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, कि शुद्ध देह और शुद्ध मन वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर जीता है। हमारे हॉस्पिटलों में शुद्ध करने की पूरी व्यवस्था है। आपने बोला मुझे 5 किलो घटाना है, मैंने आपको बोला 15 दिन दे दो, घट जाएगा। 15 दिन हॉस्पिटल में रहना? हमारे पास रहना। नाम हॉस्पिटल है सर, रिजॉर्ट है बेसिकली। ओके, हमारा एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, आयुर्वेद का हॉस्पिटल दिल्ली के पास ही है, गंगा के किनारे, 25 एकड़ का है। ठीक है। ऐसे लखनऊ में 100 बेड का है, चंडीगढ़ में 100 बेड का है, मुंबई में 150 बेड का है, बेंगलोर, चेन्नई, सोनीपत, अंबाला, चंडीगढ़, इसके अलावा गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा,
चेन, मतलब पूरे देश, हैदराबाद पूरे देश में हमारे 34 हॉस्पिटल हैं और किसी भी 90 बीमारी को clinics लेके हैं। आ जाए आपके पास। हमारे पास कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल, अस्थमा, शुगर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, हर तरह के पेशेंट आते हैं। लेकिन हम बीमारी पर काम नहीं करते, हम्म, बीमारी की जड़ पर काम करते हैं। एक हमारे यहाँ फायदा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 तरह के टेंस होते हैं। हम 3 तरह से फायदा पहुंचाते हैं। जब आप हमारे पास आते हो तो बीमारी पर काम करते हैं, बीमारी हुई क्यों, कारण पे काम करते हैं, भविष्य में कोई बड़ी बीमारी ना आए उस पर भी काम करते हैं। तो आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो तीनों टेंस पे एक साथ काम करती है। एक सवाल मैं आपसे ऑफ कैमरा पूछने वाला था, ऑन कैमरा ही पूछ लेता हूँ। मुझे अपनी मदर का भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने रिकमेंड अभी करा कराना था। है। कराना है, क्या कराना चाहिए या इधर कोई इलाज है? अगर आप चाहो तो मैं एक वीडियो दूंगा, हम्म, आप इस पॉडकास्ट में लगा देना, ठीक मतलब है। बीच में कट करके लगा देना। मोदी जी की वीडियो है। अभी कुछ दिन पूर्व कीनिया के राष्ट्रपति हैं ओलिंगा जी, उनकी बेटी की एक ब्रेन सर्जरी हुई थी और उसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों में इलाज कराया और उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार कीनिया के राष्ट्रपति ओलिंगा जी ने मोदी जी से बात करी, मोदी जी ने भारत बुलाया और भारत के आयुर्वेद से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ओके। सिर्फ 6 हफ्तों में, जो कि कई सालों से दुखी थी वो। तो आप सोचो आपकी मम्मी की मोतियाबिंद क्या चीज है फिर। तो हम ट्राई करेंगे, 80-90% चांस है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मम्मी को लाल डालना तो आज से शुरू करा दो ठीक कि है। अपनी लाल डालनी आंखों पे। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, जंगल में 2 जानवर लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, कैसे ठीक करते हैं अपने आप को? कैसे ठीक करते हैं? जंगल अपने में 2 आप ही जानवरों ने recover कर लड़ाई देंगे? लड़ी, घायल हो गए, खून निकल रहा है, चोट लग गई, हम्म। ठीक कैसे करते हैं? अपने आप ही रिकवर करते हैं? चाट चाट के, खुद को चाटते हैं? खुद को चाटते हैं। वो जीभ से, जीभ में लार है ना, लार हम्म। से चाटते हैं। और जिस जगह जीभ नहीं पहुंचती उसको मिट्टी पे लौटते हैं, वो मिट्टी पे मलते हैं उस हिस्से को। ठीक हो इनफैक्ट जाते बचपन हैं। में हम भी करते थे, कहीं कट फट गया तो थूक लगाते थे उस पे। तो सर ठीक हो जाती थी ना। हाँ। आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपके घर में कोई किचन में काम करता है, कई बार चाकू से कट लग जाता है, तो तो मुंह में ले अपने लेते मुंह में हैं। डाल लेते, ठीक हो जाता है ना। हाँ। अच्छा, हड्डी टूटती है, कौन सा डॉक्टर जोड़ता है? कौन सा डॉक्टर? कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं जोड़ता, अपने आप जुड़ती है। हाँ। प्लास्टर लगाता है, जुड़ती ताकि सीधी जुड़े। हम्म। आपका कोई ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने चीरा मारा, डॉक्टर टांके लगाएगा, स्किन जुड़ती अपने आप ही है। हमारी बॉडी बहुत पावरफुल है, भगवान की बनाई हुई है। अच्छा मुझे बताओ, भगवत गीता में, वेदों में जो लिखा है, सच लिखा है, झूठ लिखा है? सच लिखा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया। हम्म। सामवेद में भगवान ने बताया कि मैंने जब दुनिया बनाई, मैंने मेरी छवि बनाई। ऋग्वेद में भगवान बोल रहे हैं, जब मैंने पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, तो मैंने एक सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया, इंसान। हम सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की संतान है। अच्छा, भगवान की संतान कैसी होती है? भगवान जैसी। तो फिर हम कौन है? हम भगवान ही तो हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको साबित हो जाएगा सच में भगवान है। हमारे बॉडी में कितना खून होता है? पता नहीं। मैंने अभी बताया था 5 लीटर। ठीक है। ठीक है। हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70-75 72 बार धड़कता है। ठीक है। और 1 मिनट में जब धड़कता है, ऐसे करता है, तो कितने ml खून आगे फेंक देता है? पता नहीं। 70 ml। ठीक तो है। 70 हर बार में 70 ml। हर बार में 70 ml। और एक बार 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। तो गुणा करोगे तो 1 मिनट में 5 लीटर खून फेंक देता है। ठीक है। अगर मैं सारी बॉडी की नसें निकाल लूं, आर्टरीज निकाल लूं, वेन्स निकाल लूं और उनको एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ता जाऊं, तो ये कितना लंबा हो जाता है? कुछ आइडिया आपको? नहीं। सारी आर्टरी, सारी वेन, सारी कैपिलरी जोड़ दो, लगभग 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर? जी। अब 1 लाख किलोमीटर कोई भी सेल जो यहां से चला, वो 1 मिनट में घूम के यहां पहुंच गया। मुझे बताओ, दुनिया के कोई इंजीनियर ऐसी मोटर बना सकता है? नहीं। तो अभी भी लगा कि अपुनिच भगवान है कि नहीं? हमारी बॉडी में शक्तियां हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आपको पेट में नजर आ रहा था कि अंदर लड़का है कि लड़की है? नहीं। अच्छा, आपने एक बीज डाला बॉडी में, 9 महीने में उसकी आंख भी बन गई, नाक भी बन गया, कान भी बन गया, उसकी बॉडी भी तैयार होगी और पेट से बाहर भी आ गया वो, और आपके साथ खेल भी रहा है, उसमें सांस भी चल रही थी उसकी। तो आपकी वाइफ देवता हुई कि नहीं, देवी हुई कि नहीं हुई? हाँ। और वो बीज दिया किसने था? आपने। वो आप भी तो देव हुए। आप पुनिच भगवान है। भगवान नहीं, सारी शक्तियां हम में हैं, लेकिन इंसान उसको पहचान नहीं पा रहा। किडनी खराब हो जाए, बॉडी खुद हील कर सकती है। लीवर खराब हो जाए, बॉडी खुद हील कर सकती है। अच्छा, खराब हुआ कैसे? अपने आप ही तो हुआ, गलत खाने से।
अब सही खाना खा लो, ठीक हो जाएगा। 1931 में एक नोबेल प्राइज स्टडी हुई है, ओटो हेनरिज वार्बर को स्टडी मिली है। मतलब उसको क्या मिला, ओटो हेनरिज को क्या बोला गया 1931 में, नोबेल प्राइज मिला कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा दो तो कभी कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा। तो प्राणायाम क्या है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है बॉडी में। हम एक्सरसाइज करते नहीं, हमारी सांस चलती नहीं प्रॉपर, तो कैंसर ही पैदा होगा ना। घरों में खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए, रात को पूरी कुंडियां। अच्छा एक बात बताओ, रात को आप और आपकी वाइफ कुंडी लगा लेते हो, क्यों? मम्मी पर्स लेके भाग जाएगी क्या? नहीं। फिर हवा कहां से आ रही है, एक्सचेंज कहां से हो रही है? फ्रेश एयर आने की जगह ही छोड़ी नहीं आपने। अब जब आप एक कमरे में सो गए, 12 फुट बाई 15 फुट के कमरे में, अगर मियां बीवी 2 लोग सो जाएं तो 2.5 घंटे में वो फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है सर। और अब 4.5-5 घंटे आप उसी में सोने वाले थे, जबकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो लंग्स खराब होंगे ना, ब्रेन खराब होगा ना, ट्यूमर होगा ना, रसोली होगी ना। फ्रेश ऑक्सीजन, आप याद करो बचपन में आप छत पे खुले सोते थे, बीमार भी नहीं पड़ते थे, बुखार भी नहीं होता था, जॉन्डिस भी नहीं होता था, और सुबह 6 बजे 5 बजे नींद खुल जाती थी और हम खेतों में या पार्क में खेलने चले जाते थे। हाँ। आजकल उठते ही 10 बजे हैं सुबह। छत पे जल्दी नींद खुलती थी, सुबह सूरज की रोशनी से खुलती थी, चिड़ियों की चहचहाट से खुलती थी। अब आप बंद कमरे में पर्दे इतने मोटे मोटे लगाते हो, रोशनी की किरण नहीं अंदर आती। 9 बजे भी आपको पर्दों की वजह से पता नहीं चलता बाहर दिन हो चुका है। पर्दे को कहते भी ब्लैकआउट पर्दा, हाँ, जिसमें सूरज की रोशनी ना आए। तो सर हम उल्टा गलत हो गए ना। सूरज हमारा दोस्त है, सूरज एनर्जी है। दुनिया का कौन सा पौधा, कौन सा पेड़ बताओ जो सूरज से एनर्जी नहीं लेता? और कोई? और सारे जानवर भी सूरज से एनर्जी लेते हैं, लेकिन हम सूरज को दुश्मन मान बैठे हैं। हमें सनस्क्रीन क्रीम लगानी पड़ रही है, तो हम गलत है, सूरज सही है। सूरज डूबने के बाद खाना खाना भारत की छोटी एज होने का सबसे बड़ा कारण है, और सूरज की रोशनी में नहीं घूमना हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी का सबसे बड़ा कारण है। रोजाना उगते सूरज में कम से कम 2 घंटे बैठना चाहिए या योगा करना चाहिए। दुनिया में स्टैनफोर्ड में रिसर्च हुई है, सूर्य नमस्कार, भारत का सूर्य नमस्कार पूरे विश्व का सबसे पावरफुल योग है, जिसको हम करते ही नहीं। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, शरीर वज्र जैसा बन जाता है, लेकिन हम बैठते ही नहीं। खाना चबा चबा के खाना चाहिए। मैं कहावत बोलता होता हूं, खाने को पीना है, पानी को चबाना है। हमें पानी पीना नहीं आता सर, पानी का गिलास पकड़ेंगे हम यूं पी जाएंगे। हमारे लीवर पे, किडनी पे लोड पड़ गया सर। एक घुट पियो 32 बार चबाओ, दूसरा घुट पियो 32 बार चबाओ। पानी भी देव है सर, 5 तत्वों से बने हम, धरती जल अग्नि वायु आकाश। ये 5 तत्व अगर हमने बैलेंस कर लिए तो हम बीमार पड़ते ही नहीं ना। लेकिन 5 तत्व बिगाड़ लेते हैं हम, पानी को गटगट की के, खाने को बिना चबाए खा के, सूरज को ना लेके, हवा छोटी लेके, ऑक्सीजन कम लेके बीमार हो जाते हैं हम। एक मैं योग सिखा दूं, हाँ। पूरे भारत को मैं एक योग सिखा रहा हूं, अगर ये योग पूरा भारत कर लेगा 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेद कहता है हम 5 तत्वों से बने हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, और 3 प्रकृति वात पित्त कफ। इससे सब एक साथ बैलेंस होगा। अपना हाथ करो ऐसे, आप ऐसे इस वाली उंगली को पकड़ो, जो अंगूठा जिसमें रिंग पहनते हैं, इसको दबाओ, बोलो धरती धरती। अब छोटी पकड़ो, जल जल, अंगूठा अग्नि अग्नि, वायु वायु, आकाश। आकाश। ये 5 तत्व हैं, इनको रोज बैलेंस करना है। ठीक है। एक तरीका है मैं धरती जल अग्नि बाल के बोलूं, लेकिन मैं इनके मंत्रों के साथ बोलूंगा, तो आप बोलोगे? ठीक है। चलो इसको पकड़ो, आप बोलो लम लम। अच्छा, जितनी कंटिन्यू लंबी रखना। ध्वनि बोलोगे ना, आप देखो अंदर वाइब्रेशन हो रही होगी। ठीक है, आपके मुंह में कंपन होगा, देखो जरा, वम वम, रम रम, यम यम, बड़ी उंगली हम। अच्छा, ये वाइब्रेशन अंदर जा रही है पूरी, फील हो रही है। हाँ। अब जब इतनी वाइब्रेशन करोगे तो अंगों की एक्सरसाइज हो रही है अंदर के, मेरे पूरे तंत्रिका तंत्र की एक्सरसाइज हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, आपका कभी दिमाग खराब नहीं हो सकता, आप बुढ़ापे में सठिया नहीं सकते, आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता, आपकी किडनी नहीं खराब हो सकती, आपका लीवर नहीं खराब हो सकता, आपकी कभी सेक्स पावर कम नहीं हो सकती, कभी घुटने नहीं दुखेंगे, सारी बॉडी एनर्जाइज हो रही है इससे। सर ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है ना, आप सिर्फ 11 बार इस हाथ में और 11 बार इस हाथ में करो, जब तक जियोगे ना कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो मैंने बता दिया, ये धरती जल अग्नि वायु आकाश, लम वम
रम, यम और हम इसके मंत्र हैं। और लास्ट में यहां पकड़ो आप इसको, यहाँ पे हाँ इसको पकड़ो और बोलो ओ। ओम। तो ये 5 और ये छठा ओम, जो व्यक्ति ये रोज कर लेगा बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा देगा और बीमार होना बंद हो जाएगा। अब करना क्या है, रोज 11 बार इस हाथ में और 11 बार इस हाथ में करना है हमें। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई समय इसको करने का? खाली पेट करें, बहुत अच्छा है। सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले एक, हाँ कभी भी नाश्ता करने के बाद नहाना नहीं चाहिए। ओके। भारत में क्या हो रहा है, लोग नाश्ता करके नहाने जा रहे हैं। कभी भी नहाना हमेशा खाली पेट चाहिए। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पूरे मेरे तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरा वात पित्त कफ बिगड़ जाता है और बीमार हो जाते हैं हम। तो ये आजकल की युवा पीढ़ी क्या करती है, पहले नाश्ता कर लेती है फिर नहाने चली जाती है। कई बार शाम को 4 बजे नहाती है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आप नहाते हो एकदम एनर्जाइज कैसे हो जाते हो? हाँ, नहाने के बाद एनर्जी मिलती है। तो पानी तत्व है ना एक, उसने मेरी बॉडी के अंदर के पानी के साथ एक क्रिया करी। मेरी बॉडी में भी 70% पानी है। तो 70% पानी और बाहर का पानी आपस में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और मेरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। ऐसी जैसे आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे, आप देखना आपका थकान दूर हो जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। रात को नींद ना आ रही हो, ये क्रिया कर लो, ठीक हो जाओगे। एक क्रिया मैं और बताऊंगा, लोगों का इमीडिएटली सिर दर्द ठीक हो जाएगा या बीपी कंट्रोल हो जाएगा। करना क्या है, जिसको भी सिर दर्द है, माइग्रेन है, या जिसको भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, राइट को बंद कर लो, सिर्फ लेफ्ट से सांस लो। अगर 2 मिनट लगातार करोगे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, 3 मिनट लगातार करोगे माइग्रेन ठीक हो जाएगा, और 5 मिनट लगातार करोगे तो बीपी ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ भी, बॉडी में सारी पावर है। ये राइट बंद कर ली, सूर्य नाड़ी है ये, लेफ्ट मेरी चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर दी मैंने, शीतलता आ गई बॉडी में, कूलता आ गई, रिलैक्स हो गए, सब प्यारे लगेंगे, दुनिया अच्छी लगेगी। लेकिन जब सूर्य नाड़ी चलती है तो हमें गुस्सा आता है, गर्मी लगती है, हमारा मन उचाट होता है। लेकिन चंद्र नाड़ी चलती है तो हम प्यार में भर जाते हैं, उमंग में भर जाते हैं। एक सॉल्यूशन बताइए। आपने जो कमरा बंद करने वाली बात बोली, रात को एसी चलता है, हाँ जी। तो फिर कमरा कैसे खोलें? सर देखो, या एसी ना चलाने का कोई सॉल्यूशन? सर देखो, एसी चलाओ लेकिन कहीं ना कमरे में एक एग्जॉस्ट फ्रेश एयर आने का और एक एग्जॉस्ट बाहर हवा निकालने का भी लगा। हम एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका एसी जो है ना, वो जब बाहर से हवा खींचता है तो उसके अंदर जो मशीनरी है ना, वो हवा की प्योरिटी रहती नहीं, वो ठंडक करने के चक्कर में ना हवा की प्योरिटी कम हो जाती है। आप कभी भी ना एसी, आप ना अपने कमरे में दिन के टाइम पे अपने कमरे में एक स्टेथोस्कोप लाके ना अंदर की एनर्जी का लेवल चेक करो और बैक्टीरिया वायरस चेक करो। जब भी कमरे में ठंडक रहेगी लगातार तो बैक्टीरिया वायरस ज्यादा डेवलप होंगे, मतलब नेगेटिविटी ज्यादा जनरेट होगी, आलस आएगा उस कमरे में। मतलब आपका उस कमरे में ना पड़े रहोगे, सुबह 10 बजे भी आप ना पड़े रहोगे, मतलब बॉडी में ना एनर्जी। या तो अलार्म लगा दो, सुबह 5 बजे एसी बंद हो जाए, 4 बजे बंद हो जाए, ताकि 6 बजे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। लेकिन एसी में सोने से हम ज्यादा देर तक ना सो नहीं, मतलब वो नहीं कर पाते, हम लेट उठते हैं और फिर लेट सोते हैं। एक रात को सोने से पहले 1.5 घंटा पहले फोन और टीवी बंद कर देना चाहिए। और एक, जब भी रात को नींद खुले तो आपके घर में 0 वाट का बल्ब होना चाहिए हर जगह, कमरे में भी बाथरूम में भी, क्योंकि जैसे आप सारी लाइटें ऑन कर देते हो, बॉडी को लगता है दिन हो गया, लीवर अपना जूस शुरू कर देता है बनाना, किडनी अपना काम शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी, आंखों को लगता है दिन हो गया, तो वो अपने प्रोसेस शुरू कर देती है, जबकि अभी सोने का टाइम है। आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं रात को नींद खुली फिर ना दोबारा नींद नहीं आई। वजह कि आपने लाइटें जला दी पूरी, बॉडी को क्या लगा दिन हो गया, बॉडी ने अपने अंदर की प्रक्रियाएं शुरू कर दी, अब नींद कैसे आएगी, अब बॉडी प्रोसेस शुरू कर चुकी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि रात को जब उठो तो 0 वाट का बल्ब जलाओ, बाथरूम में भी, टॉयलेट में भी, अपना कमरे में भी, ताकि बॉडी को लगे रात ही अभी, ताकि नींद उठे तो नींद आए भी। मुझे तो मन कर रहा है ऐसे सुनता रहूं आपको बैठ करके, सुनता रहूं, लेकिन एक समय का सीमा है। तो खैर चलो, फिर कर लेंगे दोबारा, ठीक है। अब आप हॉस्पिटल आने वाले हो मेरे, हाँ, तो वहां अपने फिर एक पॉडकास्ट शूट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो हिम्स हॉस्पिटल, अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे तो 8270482704 एक नंबर है जिस पर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकती हो। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा आचार्य जी से, तो आज अपने डिस्कशन को यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।
बट आपके अगर कुछ सवाल वगैरह होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी इनके आश्रम जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा।